हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन और हेलो अरीन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों ने वो पार्ट जरूर देखा होगा, तभी इस पार्ट को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सेकेंड टॉपिक या सेकेंड हेडिंग इज दैट इज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम लोग इस सेक्शन में, इस वीडियो क्लास में क्या देखने वाले हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि 11th क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले पढ़ते हैं एल्केन, देन एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। और 12th क्लास में जो 10th चैप्टर है हमारा, या हम लोग बोल सकते हैं कि सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। फिर इसके बाद एल्कोहल, फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमाइंस। तो देखिए यहाँ पर मेरे को क्या प्रिपेयर करना है, हेलो एल्केन। तो हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। हम लोग हेलो एल्केन को सबसे पहले किससे बनाएंगे, एल्केन से, फिर एल्कीन, एल्काइन, फिर हम लोग देखेंगे एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, फिर अमाइंस। तो इस तरह से सीक्वेंस हमको मेंटेन करना है। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज second heading is general method of preparation. General method of preparation, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग हेलो एल्केन को बनाएंगे किससे, हम लोग बनाएंगे सबसे पहले एल्केन से, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। अब देखिए एल्केन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझको देना पड़ेगा, क्योंकि एल्केन आप लोग पढ़कर आते हैं 11th क्लास में, ठीक है। तो एल्केन क्या है, देखिए एल्केन है सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड, सैचुरेटेड एलिफेटिक एंड हाइड्रोकार्बन में सिंपल लिख सकता हूं सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। देखिए, अगर मैं एल्केन का जनरल फार्मूला लिखूं तो मैं एल्केन के जनरल फार्मूले को ऐसे दिखा सकता हूं, जनरल स्ट्रक्चर को RH। जनरल फार्मूला आप लोग जानते हैं दैट इज CnH2n+2, जानते हैं आप लोग। अच्छा, सैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो देखिए, मैं एल्केन के बारे में बोल रहा हूं कि इट इज सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। सैचुरेटेड है, इसका मतलब कैसा होगा कि एल्केन इज लेस रिएक्टिव। एल्केन जो है वो लेस रिएक्टिव होंगे। और हम लोग जानते भी हैं कि एल्केन का कॉमन नेम क्या होता है, पैराफिन्स। और पैराफिन्स को इंग्लिश मीनिंग, या पैराफिन का इंग्लिश मीनिंग है लेस रिएक्टिव। तो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। तो अगर मुझे एल्केन के साथ किसी भी रिएजेंट की रिएक्शन करानी है तो मुझको हाई टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, ठीक। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि एल्केन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एल्केन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। तो वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन इज दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट में हम लोग इसको लिख देते हैं FSR। और मैं यहां भी ब्रैकेट में लिख देता हूं कि हम लोग एल्केन से बना रहे हैं हेलो एल्केन बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप लोग 11th क्लास में इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पढ़कर आते हैं। जैसे हम लोग स्टेप 1 पढ़ते हैं चेन इनिशिएशन, स्टेप 2 पढ़ते हैं चेन प्रोपेगेशन, और स्टेप 3 पढ़ते हैं चेन टर्मिनेशन। तो वो मैकेनिज्म तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, उसके लिए मैं जब बार बार आपसे बोल रहा हूँ, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट होगी 11th क्लास वाली, उसमें आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए, अब मैं एल्केन से बनाना चाहता हूँ हेलो एल्केन। तो देखिए, सीधी सी बात है, मैं एल्केन की रिएक्शन करा देता हूं किसके साथ, हेलोजन एटम के साथ। हेलोजन एटम को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं X2 को, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। हम लोग जानते हैं कि एल्केन जो है वो
सैचुरेटेड कंपाउंड है, और सैचुरेटेड कंपाउंड किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। और अगर वो एल्केन है तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर जो हेलोजन है, हेलोजन का मतलब क्या होगा भाई? F2Cl2 Br2 और I2। मैं जनरली इसको X2 ऐसे लिख देता हूँ। चलिए, हम लोग यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। और एक चीज़ और याद रखना कि हमको एल्केन के लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, HTP। या मैं लिख सकता हूँ कि हमको UV लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी होगी, क्योंकि एल्केन कैसे हैं? लेस रिएक्टिव हैं। UV लाइट, या मैं इसको बोल सकता हूँ सनलाइट। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, सबका रीज़न है, साइंस में सबका रीज़न है। तो देखिए अब क्या होगा कि UV लाइट है या हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो बॉन्ड क्लीवेज होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब ये होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्या है? रेफर टू दैट प्लेलिस्ट। चलिए, अब होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है कि ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बीच में से ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये क्या बन जाएगा? R फ्री रेडिकल। ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ये X फ्री रेडिकल और ये X फ्री रेडिकल। इसके पीछे मैकेनिज्म है जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे उसको। यहाँ पर मैं आप लोगों को उतना ही आपकी जो है बैकग्राउंड क्लियर करूँगा जितना कि इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी है। कंप्लीट नॉलेज तो आपको पर्टिकुलर उसी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में मिलेगी। अब क्या होगा देखो कि दिस वन ऑफ द हैलोजन फ्री रेडिकल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन रेडिकल एंड टेक इट पोजीशन। तो आपको प्रोडक्ट साइड में क्या मिल जाएगा? RX। और जो बाकी के तो बचे हुए फ्री रेडिकल हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये क्या मिल गया आप लोगों को? दैट इज हेलो एल्केन। देखिए, आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, रिएक्टेंट में जो भी कंपाउंड है आप लोग उसके IUPAC नेम लिखने की प्रैक्टिस डालिए। प्रोडक्ट साइड में जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी आप लोग IUPAC नेम लिखने की हैबिट डालिए। चलिए, अच्छा, ये जो फ्री रेडिकल्स बने हैं दे आर फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल पर चार्ज कैसा है? फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल स्पीसीज। कैसे हैं ये न्यूट्रल स्पीसीज है। 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे जानने की है उसको जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नोट नंबर 1, पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया कि एल्केन्स ऑलवेज शो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। नोट 2 हो गया कि फ्री रेडिकल्स आर न्यूट्रल स्पीसीज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एल्केन की रिएक्शन कराता हूँ फ्लोरीन के साथ में और मैं कंडीशन वही ले रहा हूँ UV लाइट या हाई टेम्परेचर, तो अब एक बात जानिए, यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। अब मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन है इसीलिए हम लोग फ्लोरीन को सुपर हैलोजन भी बोल देते हैं, सुपर हैलोजन। मतलब दिस फ्लोरीन जो है वो बहुत मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन है और मैंने हाई टेम्परेचर और दिया है ऊपर से, तो इस मोस्ट रिएक्टिव को हाई टेम्परेचर मिल गया तो क्या कर देगी? एक्सप्लोजन कर देगी। तो इसीलिए अगर मैं फ्लोरीन के साथ एल्केन की रिएक्शन कराना चाहता हूं तो मुझको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? मुझको यहाँ पे डार्क लेना पड़ेगा, मुझको अंधेरे में ये रिएक्शन करानी होगी। अदरवाइज अगर यूवी लाइट में रिएक्शन करा दी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्लोजन। इसीलिए हम लोग एल्केन का फ्लोरीनेशन प्रेफर नहीं करते हैं, हम लोग एल्केन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ नहीं कराते हैं। ऐसे ही दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि अगर मैं एल्केन की रिएक्शन करा देता हूँ आयोडीन के साथ में, ठीक है जी। अब आयोडीन आप लोग जानते हैं कि हैलोजन सीरीज में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन F2 ऐसे बनाएगा, क्लोरीन थोड़ा सा और बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा और आयोडीन और बड़ा। ये मैंने साइज के अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ बना दिया इनकी। आयोडीन का साइज बड़ा है इसीलिए बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। अच्छा, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो इजीली टूटेगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है यूवी लाइट, तो यहाँ प्रोडक्ट तो बन जाएगा Ri प्लस HI। अब ये जो HI बना है यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए ये हाइड्रोजन बहुत जल्दी अपने बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर लेगा और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? H प्लस और ये क्या बनेगा? I माइनस। ये जो H प्लस है यहाँ से इस आयोडीन को फिर रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे RH बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल। हम लोग आयोडीनेशन रिएक्शन को भी प्रेफर नहीं करते हैं।
तो यहाँ से 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट प्रेफर्ड, आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज ऑल्सो नॉट प्रेफर्ड। कि अच्छा, फ्लोरिनेशन तो इसीलिए प्रेफर्ड नहीं है बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। आयोडीनेशन क्यों प्रेफर नहीं है? बिकॉज दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। इस रिएक्शन को अगर करना चाहते हैं तो हमें इस HI को, हाइड्रोजन आयोडाइड को एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में। और अगर मैं फ्लोरिनेशन कराना चाहता हूं तो मुझे ये रिएक्शन किस में करानी पड़ेगी? डार्क में ये रिएक्शन करानी पड़ेगी। ठीक है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोरिनेशन एंड आयोडीनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट प्रिफर्ड, उसका रीजन मैंने आप लोगों को नोट 1 और 2 में दे दिया है। चलिए, तो यहां से हम लोग क्या समझे कि हम लोग यहां से देखो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन बहुत आसानी से करा सकते हैं। एल्केन का क्लोरीनेशन और एल्केन का ब्रोमिनेशन बहुत आसानी से हम लोग करा सकते हैं, तो जनरली हम लोग यही रिएक्शन को प्रेफर्ड करेंगे। लेकिन एक बात और जान लीजिए आप लोग, एल्केन जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है केवल वही बने। मेरे कहने का मतलब समझिए कि मान लीजिए मेरे पास CH4 है और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जरूरी नहीं है कि केवल एक ही प्रोडक्ट बने CH3Cl। ये भी हो सकता है कि CH2Cl2 बन जाए, ये भी हो सकता है कि CHCl3 बन जाए, और ये भी हो सकता है कि CCl4 बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर केवल पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग एल्केन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं। अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है एल्कीन। 11th क्लास में एल्कीन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला चैप्टर है एल्कीन। तो 11th क्लास में इस एल्कीन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। अगर आप लोग नहीं पढ़कर आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, 11th की प्लेलिस्ट में मैं ये सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी मेरी व्यस्तता है, इस वजह से मैं वो उस प्लेलिस्ट पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, और वो प्लेलिस्ट आप लोगों को एक साथ मिलेगी पूरी, एक साथ उसके 7-8 वीडियो एक साथ मिलेंगे जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। अब देखिए, अब मैं लिखता हूँ सेकेंड फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें इसमें। फ्रॉम एल्कीन, चलिए हम लोग जानते हैं कि जो एल्कीन है वो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, अनसैचुरेटेड है, सीधा सा मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, और कार्बन की 2 वैलेंसी हैं जो कि हाइड्रोजन से या एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो सकती हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिए, देखो यहाँ ये जो एल्कीन में जो कार्बन एटम है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पता करूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर पता करूँ तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं। देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पता करूं तो देखो एक तो होगी s ऑर्बिटल और बाकी की 2 होंगी p ऑर्बिटल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। ऐसे ही इस वाले कार्बन से भी कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? देखिए 1, 2 और 3। यहाँ पर भी कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। ठीक है जी, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब ये जो एल्कीन है, मैं इन एल्कीन के 2 पार्ट कर सकता हूँ। सिमेट्रिकल एल्कीन, बहुत जरूरी है इसको समझ लेना अभी, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन से क्या लेना है हमारा? सिमेट्रिकल एल्कीन वो है कि जिन 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं sp2 कार्बन। जिन 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है मतलब sp2 कार्बन से, देखो एक वैलेंसी मान लीजिए मैंने जोड़ दी हाइड्रोजन और दूसरी मैंने जोड़ दी एल्काइल ग्रुप, और सेम यहाँ भी मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन और यहाँ मैंने जोड़ दिया R ग्रुप। तो देखिए इस वाले कार्बन से जो ग्रुप जुड़ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ R जुड़ रहा है, यहाँ भी R जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों sp2 कार्बन से सेम टाइप ऑफ ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है कि मान लीजिए मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस वाले कार्बन से मैंने जोड़ दिया एक हाइड्रोजन, एक एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर जोड़ दिए दोनों हाइड्रोजन।
ठीक है। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है। या मान लीजिए कि यहाँ पे कोई और ग्रुप है जो इनसे डिफरेंट है, तो इस तरह की एल्कीन को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एल्कीन आर ऑफ टू टाइप्स, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। अब देखिए, ये अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड है, इसका मतलब एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, ये सब बेसिक हैं जो 11वीं क्लास में पढ़कर आते हैं हम लोग। एल्कीन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? एल्कीन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करता हूं यहां कि ये वीडियो क्लासेस उन एम्बिशियस स्टूडेंट के लिए हैं जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। जो केवल मौज मस्ती के लिए बस 12th में पास हो जाएं, उनके लिए ये वीडियो क्लासेस बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल ये पढ़ लीजिए पास हो जाओगे, तो ऐसे चैनल पर बहुत जल्दी जाए वो, नहीं तो देर हो जाएगी। जो एम्बिशियस स्टूडेंट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे चलना चाहते हैं, केवल वही यहाँ पर स्टडी करें, बाकी के फालतू लोगों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ EAR, सही है। अब देखो, मुझे एल्कीन से बनाना है हेलो एल्केन, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्कीन की EAR। इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्कीन है और मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसी रिएजेंट के साथ। रिएजेंट मतलब जो अटैक करता है। अब रिएजेंट में जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट होगा, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 11वीं क्लास के लिए। इसमें सबसे पहले कौन सा रिएजेंट का कौन सा पार्ट अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और हम लोग जानते हैं अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब एडिशन तो होना ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इस बॉन्ड को, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो या तो इस वाले कार्बन पर ऐसे आएगा, या हो सकता है कि इस वाले कार्बन पर ऐसे जाए। तो अगर ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब इस वाले कार्बन से भी सेम टाइप ऑफ ग्रुप जुड़े हैं और इस वाले से भी जुड़े हैं, तब तो आप लोग बॉन्ड को किसी भी तरीके से तोड़ दीजिए। अगर ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो फिर हम अपनी मर्जी से बॉन्ड को इधर या इधर नहीं तोड़ेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, हम लोग धीरे धीरे उस पर आएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए ये बॉन्ड मैंने ऐसे ब्रेक किया तो ये प्लस और ये माइनस। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये किस कार्बन पर अटैक करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको कार्बन पर प्लस, इस वाले कार्बन पर माइनस, और इससे जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। और नेक्स्ट स्टेप में क्या जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। एक तरह से मैंने आपको मैकेनिज्म बताई है, ये यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। 11वीं क्लास में बहुत डिटेल में एल्कीन को पढ़ाया जाता है। मैंने आपसे बताया भी कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टॉपिक है एल्कीन का, इसीलिए 11वीं क्लास में से बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं। अब समझ लीजिए कि हमको एल्कीन से हेलो एल्कीन पे कैसे पहुँचना है। चलिए मैं बात करता हूँ पहले फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कहीं भी अगर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो। फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन, तो मैंने क्या किया, देखो मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। देखो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ठीक है, इस वाले कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन, इस वाले sp2 कार्बन से एक CH3 और एक हाइड्रोजन। इसका मतलब ये एल्कीन कैसी है? सिमेट्रिकल है। मैं अब इसमें ऐड करता हूं, देखिए मैं ऐड करता हूं इसमें हैलोजन, जैसे X2। मान लीजिए मैंने X2 ऐड किया, ठीक। अब X2 ऐड किया मैंने इसमें यहाँ पर, और यहाँ मैं लेता हूँ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट का मतलब वाटर ले लीजिए। तो जैसे ही मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया है तो डेफिनेटली हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल बनते हैं, हमेशा याद रखना। उसके लिए नॉन पोलर मीडियम चाहिए। यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट है, पोलर मीडियम है, इसका मतलब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो मुझको रिएजेंट में एक मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल और एक मिलेगा न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ देखिए
इस वाले कार्बन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, ये टूटेगा नहीं। ये जो पाई बॉन्ड है ये डिसलोकेट हो जाएगा, ये डिलोकलाइज होगा। तो यहाँ से इस वाले कार्बन पर लग रहा है CH3 और इस वाले कार्बन पर भी लग रहा है CH3। इस वाले कार्बन का भी होगा प्लस आई इफेक्ट और इस वाले कार्बन का भी होगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने से दूर भेजना, मतलब इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। सेम जब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इस वाले बॉन्ड को चाहे मैं ऐसे ब्रेक कर लूँ चाहे मैं ऐसे ब्रेक कर लूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, मान लीजिए मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, बिकॉज मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मेरा ऐसा थोड़ा सा साइकिल बन जाता है, तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इस वाले कार्बन पे जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जाएगा या इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपको क्या मिलेगा, देखो CH3 CH पॉजिटिव, यहाँ पर CH2 नेगेटिव। इस वाले कार्बन पे कैसा आया, नेगेटिव, सॉरी ये CH है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3। तो देखो जिस कार्बन पर नेगेटिव है उससे क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया तो यहाँ जुड़ गया हैलोजन। और सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर हैलोजन। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही सेम है। चलो ये था सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए मैंने हैलोजन की रिएक्शन कराई है, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया, मुझे यहाँ पर डाई हैलोजन मिल गए। डाई हैलोजन मतलब एक कंपाउंड में दो हैलोजन आते हैं तो उसको बोल देते हैं डाई हैलाइड या डाई हैलोजन डेरिवेटिव। चलिए अब देखिए, अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूं, अनसिमेट्रिकल, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो मैं ऐसे बना देता हूं, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इस वाले sp2 कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एक CH3। इस वाले sp2 कार्बन से दोनों के दोनों क्या जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन। तो ये कैसी हो गई, अनसिमेट्रिकल। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं हैलोजन के साथ पोलर सॉल्वेंट में, अब क्या होगा, देखिए पोलर सॉल्वेंट। चलिए अब यहाँ पर देखो पोलर सॉल्वेंट में ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, X+ और X-। अब यहाँ पर बॉन्ड किस तरह से टूटेगा, इस तरह से या इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकता। जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया तब भी यही प्रोडक्ट बनाए। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लेता, अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे घुमा दिया उस तरफ, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से क्या जुड़ जाएगा, X। तो देखो सेकंड कार्बन पर ही तो X जुड़ रहा है, यहाँ भी सेकंड कार्बन पर ही X जुड़ा है। तो एक्चुअली में सिमेट्रिकल एल्कीन में बॉन्ड को कैसे भी ब्रेक कर दो प्रोडक्ट तो सेम बनने वाला है, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐसा नहीं होने वाला है। देखो इस वाले कार्बन CH3 का लगता है प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ से भाई प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाएंगे, तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और इस वाले कार्बन पे पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ के नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पर आ जाएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो CH3, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए उस पर पॉजिटिव, जिस पर आए उस पर नेगेटिव। तो CH3 CH पॉजिटिव, और लास्ट वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है, इस पर जोड़ दीजिए X, और फिर दूसरे स्टेप में CH3 CH, यहाँ पर X और यहाँ पर X। तो इस तरह से मेरे को मिल गया। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमारी चॉइस नहीं होती है। सिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग अपनी मर्जी से बॉन्ड को चाहें तो ऐसे ब्रेक कर लें, चाहें ऐसे ब्रेक कर लें। आगे चल के हम लोग और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम हैं, तो ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जब अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि HX का एडिशन करेंगे, हम लोग यहाँ पर हेलोजन की जगह क्या लेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड, तो उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एल्कीन से बनाते हैं हेलो एल्कीन बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। बाय यूजिंग, एल्कीन में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड,
बाई यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। इसको हम लोग बोल सकते हैं HX, या इसको हम लोग हैलोजन एसिड भी बोलते हैं, हैलोजन एसिड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोजन हैलाइड और हैलोजन एसिड आर सेम थिंग। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास है सिमेट्रिकल एल्कीन। फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। अब देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ पर मिथाइल, इस वाले sp2 कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन, इस वाले sp2 कार्बन से एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस पाई बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, तो इस वाले कार्बन पर प्लस आएगा, इस वाले पर माइनस, इधर यहाँ हाइड्रोजन पर प्लस आएगा पार्शियल प्लस और हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव। पहले कौन अटैक करेगा, पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ जुड़ जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो देखो मुझे मिल जाएगा CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पर CH हाइड्रोजन और ये जुड़ गया CH3। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3 यहाँ पर आ जाएगा हैलोजन, ये बन जाएगा CHH और ये बन जाएगा CH3। अच्छा, अगर मैं इसका नाम देता हूँ मान लीजिए, तो इसका नाम क्या होगा, देखो हैलोजन के लिए यूज़ करते हैं हेलो, 2 हेलो ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 हेलो ब्यूटेन। अच्छा, अगर मैं इस बॉन्ड को, मान लीजिए आप एक केस और कंसीडर करिए, मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता हूँ लाइक दिस, तो इस वाले कार्बन पर प्लस आएगा, इस वाले कार्बन पर माइनस आएगा। और अब मैं इसमें ऐड करा दूं हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव। तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा, हाइड्रोजन। कहाँ पर, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो देखो CH3 CH, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये CH पॉजिटिव और ये CH3, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होगा जी, हैलोजन जुड़ेगा। तो देखो CH3 CH H CH X और ये CH3। अगर इसका भी IUPAC नेम दें अगर आप लोग, तो देखो यही बनेगा 2 हेलो और ब्यूटेन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए आप लोग बॉन्ड को चाहे ऐसे ब्रेक करो चाहे ऐसे ब्रेक करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं बताता हूँ वही सेम, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग अपनी मर्जी से बॉन्ड को इधर उधर चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब हम लोग अपनी मर्जी से बॉन्ड के किस डायरेक्शन में टूटेगा ये हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेगा प्लस आई इफेक्ट से। उसको भी देखते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपने 11th में नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए डिटेल में बताना पड़ रहा है। मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दिस इज sp2 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन। इस sp2 कार्बन से मिथाइल और हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस sp2 कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ इस बॉन्ड को हम लोगों को केवल ऐसे ही डीलोकलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले sp2 कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, जिसका क्या होता है प्लस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन आगे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वाले कार्बन पर प्लस और इस वाले कार्बन पर माइनस। तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, CH3, ये CH पॉजिटिव और ये CH2 नेगेटिव और इससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हैलोजन जुड़ जाएगा जिस कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो CH3 CHX और ये बन गया CH2H। इसका मैं नाम दूंगा, क्या बनेगा ये 2 हेलो प्रोपेन। क्या बनेगा 2 हेलो प्रोपेन। और अगर हम लोग यहाँ मान लीजिए, अगर इस बॉन्ड को अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दूं बाय मिस्टेक, तो देखो इस वाले कार्बन पर प्लस आएगा, इस वाले कार्बन पर माइनस आएगा। मैं हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करूंगा, हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो ये बन जाएगा CH3 CH, इससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और इस पर आ जाएगा CH2
पॉजिटिव। अगले नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH3 CH और ये आ जाएगा CH2X, ये बनेगा 1 हेलोप्रोपेन। तो सी द डिफरेंस, हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अपनी मर्जी से बॉन्ड को इधर उधर डीलोकलाइज नहीं करते हैं। वो कौन डिसाइड करता है? वो +I इफेक्ट डिसाइड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हम लोग +I इफेक्ट से डिसाइड करेंगे किस तरह बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो हैलोजन एटम जुड़ेगा वो हमेशा नॉन टर्मिनल कार्बन एटम से जुड़ेगा। किससे? जो टर्मिनल पे नहीं आ रहा हो। जैसे ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, इसके बीच में ये वाला जो कार्बन है वो टर्मिनल नहीं है, वो नॉन टर्मिनल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल कार्बन एटम। तो हैलोजन कहाँ जुड़ेगा? हमेशा नॉन टर्मिनल कार्बन एटम पर। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अच्छा, अब इसी चीज को समझने के लिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं। इसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, दैट साइंटिस्ट मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट। उन्होंने अपना एक रूल दिया, मार्कोनिकॉफ्स रूल, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। मार्कोनिकॉफ्स रूल, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं MKR, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल हमको यही समझाता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हमको एडिशन रिएक्शन कैसे कर रही है। अब देखो, ये मैंने आपको समझाया है बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब मार्कोनिकॉफ रूल के स्टेटमेंट से समझिए। मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट क्या था उसको मैं समझाते हुए आपको पढ़ाऊंगा। मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस कार्बन एटम इज sp2, दिस कार्बन एटम इज sp2। अच्छा, इस sp2 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1। इस sp2 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की संख्या है ऑन sp2 कार्बन एटम। चलिए इस पर मैं एडिशन करा देता हूं HX का। अब देखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहते हैं, उसको एकदम वर्ड बाई वर्ड उसको अच्छे से सुनना है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो वही स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ही स्टेट दैट negative part of reagent, negative part of reagent, ये है नेगेटिव पार्ट, will attach to that sp2 carbon, will attach to that sp2 carbon to which less number of hydrogen is attached, less number of hydrogen is attached। अब देखिए ये नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ये नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल अटैच टू दैट sp2 कार्बन टू विच लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड। अब देखो इस sp2 कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इस sp2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? इससे। तो आपको मिल गया CH3 CH, यहाँ मिल गया हेलोजन और ये मिल गया CH2 और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH3। आपको एक स्टेप में ही पता चल गया मार्कोनिकॉफ रूल से। लेकिन एक चीज याद रखना, मार्कोनिकॉफ रूल केवल सिंपल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए एप्लीकेबल है। अब वो कैसे, अब जो कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी बड़ी एल्कीन होंगी उनके लिए मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि क्यों ये एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, देसी तरीका, ये था मार्कोनिकॉफ रूल का तरीका जिन्होंने स्टेटमेंट से हमको समझा दिया। अब मैं आपको वो केस बताता हूँ बड़ी एल्कीन में जहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लग पाता है, उसको देखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है? मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। तो पहली बात तो आप लोग याद रखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 इस वाले sp2 कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस वाले कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस वाले sp2 कार्बन पर हाइड्रोजन एटम 1 है और इस वाले sp2 कार्बन पर हाइड्रोजन एटम 2 है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये, मैंने एडिशन करा दिया HX का।
अगर मैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल चलता हूँ तो देखिए नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट sp2 कार्बन टू विच लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड। तो हेलोजन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ। तो देखिए ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था CH3 CH CH3, यहाँ पर CHX और ये बन जाएगा CH2H, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, अब उसको समझिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो रिएजेंट है मेरे पास उसका कौन सा पार्ट अटैक करता है, पहले ये वन। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल जो है सीधे हमको बताता है कि पहले हेलोजन को जोड़िए, लेकिन अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भाई एल्कीन के ऊपर कौन अटैक करेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल, फिर कौन अटैक करेगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल। तो अब एक चीज़ देखें, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन होगा भाई ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा पूरा ग्रुप, तो ये वाला पाई बॉन्ड आ जाएगा इस तरफ। तो इस वाले कार्बन पर प्लस और इस वाले कार्बन पर माइनस। तो देखिए पहले स्टेप में होगा CH3 CH। अच्छा मैं इस हाइड्रोजन को लगा देता हूँ ऐसे, यहाँ ये CH3, यहाँ पर CH पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा CH2 नेगेटिव और इससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। ये स्टेप 1 हो गया। अच्छा ये देखिए ये रिएक्टेंट या मैं बोल सकता हूँ ये सबस्ट्रेट है, ये इसका इंटरमीडिएट है। अब ये इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट आप लोग समझेंगे 11th क्लास की प्लेलिस्ट में। अभी के लिए समझ लो कि ये सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है, ये इंटरमीडिएट है, फिर इंटरमीडिएट से बनते हैं प्रोडक्ट। और इंटरमीडिएट भी कैसा है, जिसके कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। अच्छा जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलते हैं अल्फा, और अल्फा के बगल में जो कार्बन एटम है वो बीटा, और ये भी कार्बन बगल में है तो ये भी बीटा। अल्फा कार्बन से कितने बीटा कार्बन जुड़े हुए हैं, 2। तो हम लोग इसको बोल देंगे दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और एक बात आप लोग अभी के लिए समझ लीजिए क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अलग है 11th क्लास में, कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बात दोबारा से सुनिए, इंटरमीडिएट हमारे पास जो बनते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेबल होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में रिएक्शन वो ज़्यादा फेवरेबल होती हैं जहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है ये कोशिश करेगा कि ये 3 डिग्री बन जाए, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब हम लोगों को ये चेक करना है कि क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे भी करके 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए इस वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर देखिए आप लोग 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब एक चीज़ समझिए, अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइड शिफ्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ रीअरेंजमेंट। आप लोगों के हो सकता है ना समझ में आए क्योंकि देखो 11th क्लास पूरी बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हाइड्राइड की फॉर्म में शिफ्ट कर दीजिए। आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रोटॉन, और हाइड्रोजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से अब देखो हाइड्रोजन तो यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है। अगर मैं हाइड्राइड को यहाँ से शिफ्ट कराऊँ, यहाँ से देखो हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कंसीडर करें अगर हम लोग, तो H नेगेटिव अगर यहाँ चला गया तो ये बन जाएगा CH2 और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये कार्बोकैटायन कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री का, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 डिग्री से क्या बने, 3 डिग्री बने। तो इस वाले हाइड्रोजन को हाइड्राइड की फॉर्म में हम लोग शिफ्ट कर देंगे यहाँ, तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, माइनस। ऐसे समझिए हाइड्राइड की फॉर्म में, नहीं तो इसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है अलग से बताएंगे उसको। तो अभी के लिए समझ लीजिए कि रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। तो देखो आपके पास अब ये इंटरमीडिएट कुछ ऐसा होगा CH3 C CH3, इस वाले कार्बन पर आ जाएगा प्लस,
ये हो जाएगा CH2 और ये ऑलरेडी है CH3। और सेकंड स्टेप में क्या जुड़ेगा, हैलोजन। तो आपके पास क्या आ गया, CH3 CH3 हैलोजन और ये CH2 और ये CH2H। अब आप लोग देखिए प्रोडक्ट बन रहा था ये वाला, और जब हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा तो प्रोडक्ट बना है ये वाला, दोनों में डिफरेंस है। तो ये लिमिटेशन है मार्कोनिकोव रूल की कि अगर किसी एल्कीन का जो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है अगर वो रीअरेंज हो सकता है तब हम लोग उसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, तब हम लोग मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों के? आप लोग वीडियो को देखते रहना तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को बताया है एल्कीन में एडिशन करा के मार्कोनिकोव रूल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर एडिशन कराते हैं। अब यहाँ पर एक और स्पेशल केस बनता है, दैट इज एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक स्पेशल केस आता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है पहले समझ लीजिए एग्जाम्पल से। देखिए मेरे पास है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए ये है sp2 कार्बन sp2 कार्बन, इस वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन। मुझको ऐड करना है स्पेशली हाइड्रोजन ब्रोमाइड और यहाँ पर मैंने ले लिया है पेरोक्साइड। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए। अच्छा, ये पेरोक्साइड इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड, जैसे आप लोग जानते हैं दैट इज H2O2। और ये पेरोक्साइड ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड का मतलब हो गया कि R2O2। ठीक, तो जब ये कंडीशन होती है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। और वो उसका स्टेटमेंट क्या है, देखो, ही स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट of reagent will attach to that sp2 carbon to which more number of hydrogen is attached। ये डिफरेंट है एकदम। देखिए मार्कोनिकोव रूल में क्या पढ़ा है हमने, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड। यहाँ पढ़ रहे हैं मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड। मतलब यहाँ पर क्या होगा बेसिकली कि ये जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, ये उस कार्बन से जुड़ेगा, उस sp2 कार्बन से जुड़ेगा जिस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं। तो देखो ये बनेगा CH3 CH2 और ये CH2Br, तो ये बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, एंटी मार्कोनिकोव रूल से, और ये एंटी मार्कोनिकोव रूल कब लगेगा, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पेरोक्साइड दोनों प्रेजेंट होंगे एक साथ। ठीक, तो हमेशा टर्मिनल वाले कार्बन पर हैलोजन लगेगा। यहां पर मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनल वाले कार्बन पर हैलोजन लगेगा, नॉन टर्मिनल, और यहां पर टर्मिनल। ठीक, या इसको और बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर मैं समझाऊं तो देखो ये वाला कार्बन लगाएगा प्लस आई इफेक्ट, तो ये वाला पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होगा ऐसे, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। जनरली क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने, अगर इसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊं तो इस वाले कार्बन पर आ रहा था प्लस और इस पर माइनस। तो हमने हाइड्रोजन को जोड़ा है नेगेटिव वाले कार्बन से, मतलब पॉजिटिव को जोड़ा नेगेटिव से और नेगेटिव को जोड़ा पॉजिटिव से। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या कह रहे हैं हमसे कि भाई ब्रोमीन को जोड़िए इस वाले कार्बन से और हाइड्रोजन को जोड़िए इस वाले कार्बन से। तो नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा, ऐसा हम लोग समझने के लिए कर सकते हैं। हालांकि इसकी मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म आप लोग 11वीं क्लास में पढ़कर आए होंगे, नहीं आए हैं तो वो प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर वॉच करेंगे। जब मैं उसको अपलोड कर दूंगा आई विल गिव यू ए नोटिफिकेशन। ठीक है, अब ये एंटी मार्कोनिकोव रूल समझ में आया। अब मैं आपको एक बेसिक सा एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आप लोग मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल में डिफरेंस अच्छे से कर पाओगे। एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको दे रखा है कि राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन। ये है आपके पास प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन। हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं मान लीजिए HCl के साथ, हम लोग लेते हैं HBr, हम लोग लेते हैं HCl के साथ पेरोक्साइड,
और हम लोग यहाँ लेते हैं HBr के साथ पेरोक्साइड। अब हमको बताना है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। चलिए हम जानते हैं दिस इज एल्कीन। एल्कीन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और हम लोग क्या लगाएंगे? मार्कोनिकोफ रूल या एंटी मार्कोनिकोफ रूल। चलिए ये मेरे पास हाइड्रोजन हैलाइड है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। हमको पता है मार्कोनिकोफ रूल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि मार्कोनिकोफ रूल की तो केवल एक ही कंडीशन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ पेरोक्साइड होना चाहिए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। क्या कहता है कि भाई नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से, उस sp2 कार्बन से जुड़ेगा जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो CH3CH यहाँ आ जाएगा क्लोरीन और यहाँ बन जाएगा CH2H। ठीक है, ऐसे ही केवल HBr प्रेजेंट है। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रेजेंट है, पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल क्या लगेगा? मार्कोनिकोफ रूल। तो यही बनेगा मेन प्रोडक्ट, CH3CH Br और ये CH2H। यहाँ HCl के साथ पेरोक्साइड प्रेजेंट है, पेरोक्साइड तो प्रेजेंट है लेकिन HBr नहीं है। तो यहाँ भी क्या लगने वाला है? मार्कोनिकोफ रूल। तो यहाँ बनेगा CH3CHCl और ये CH2H। यहाँ दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, HBr भी प्रेजेंट है, पेरोक्साइड भी प्रेजेंट है। तो यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो CH3CH2 और यहाँ जुड़ेगा Br। अब आप एक चीज़ समझिए, जहाँ पे मार्कोनिकोफ रूल लगा है वहाँ हैलोजन हमेशा नॉन टर्मिनल कार्बन से जुड़ा है, और जहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगा है वहाँ पर हैलोजन टर्मिनल वाले कार्बन पर जुड़ा है। तो हमेशा याद रखना, जब हमें कभी भी टर्मिनल कार्बन पर हैलोजन लगाना होगा तो हम लोग इस पेरोक्साइड को याद करेंगे। इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को पेरोक्साइड इफेक्ट या हम लोग इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट। 11वीं क्लास में मैकेनिज्म भी है इसकी। चलिए अब ये था मेरे पास जीएमपी में सेकंड मेथड था फ्रॉम एल्कीन। अब हम लोग आते हैं थर्ड, दैट इज फ्रॉम एल्काइन। फ्रॉम एल्काइन हम लोग यहाँ पर इसके लगभग 8 मेथड पढ़ेंगे हम लोग इसके। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में तो आई थिंक केवल 4 दे रखे हैं, लेकिन हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन आप लोग ना कर पाएँ। अगर आप लोग वीडियोस को सिंसियरली वॉच करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, नीट का कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग अच्छे से ना अटेम्प्ट कर पाओ। चलिए एल्काइन देखते हैं हम लोग। देखो मेरे पास एक एल्काइन मैंने ले ली RC�BC। ठीक, इस वाले कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन और इस वाले का भी sp। देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ भी इस वाले कार्बन के लिए एक सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब देखिए इस पर मैं एडिशन कराता हूँ सिंपल हाइड्रोजन हैलाइड का, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा अनसैचुरेटेड तो ये भी है, अनसैचुरेटेड है तो कौन सी रिएक्शन होगी सर? अनसैचुरेटेड पर एडिशन, और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या लगने वाला है? मार्कोनिकोफ रूल। ठीक, तो मार्कोनिकोफ रूल को समझिए, ये भी यही कहता है कि भाई नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट sp कार्बन टू विच लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड। यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो आपको मिल जाएगा RC। देखो या मैं बेसिक तरीके से बताऊँ, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। तो RC यहाँ पर जोड़ दीजिए हैलोजन डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2। अच्छा अनसैचुरेशन अभी भी है इसमें, स्टिल अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट, अभी भी अनसैचुरेशन है। इसका मतलब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड का एक और मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। ये तो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है। हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। दोबारा से लगाइए। अच्छा अब लगेगा मार्कोनिकोफ रूल सेकंड। अब ये क्या है? ये तो पढ़ा था हमने मार्कोनिकोफ रूल फर्स्ट, फिर एंटी मार्कोनिकोफ रूल, और ये है ये है मार्कोनिकोफ रूल सेकंड। ये क्या कहता है? देखो ये कहता है कि इफ नेगेटिव पार्ट ऑफ reagent is already attached to the carbon atom, then
देन coming negative part will attach to that same कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम से पहले से ही नेगेटिव जुड़ा हुआ है उसी से नेक्स्ट नेगेटिव भी जुड़ जाएगा। जैसे इस वाले कार्बन से पहले से ही नेगेटिव जुड़ा हुआ है तो नेक्स्ट जो नेगेटिव आएगा वो भी इसी कार्बन से जुड़ जाएगा। तो दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल सेकेंड। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को सिंपल वॉच करिए विदाउट मेकिंग नोट्स। सेकेंड टाइम आप लोग वीडियो को वॉच करें पेन और कॉपी साथ में लेकर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ा सा टाइम आपको इसके साथ बिताना पड़ेगा। अदर जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनसे ये इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 11th क्लास में आप लोग पढ़कर बिल्कुल नहीं आए हैं, इसीलिए 12th में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो बाकी की जो जीएमपी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा था कि एक ही वीडियो में सारी जीएमपी कर लें, लेकिन बहुत समय बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर थोड़ा सा टाइम लगता है उसको कंप्रेस होने में और पब्लिश होने में। इतना ही ठीक है, तो आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। और मैं जानता हूँ कि जैसे आज 13 जुलाई है, आज रिज़ल्ट भी आया है सीबीएसई का, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जो थोड़ा सा कम स्कोर कर पाए हैं उनको भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास करें, अभी आगे बहुत बड़ी लाइफ है, हम लोग उसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अभी से सिंसियर हो जाइए। जो अभी नेक्स्ट ईयर 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मेरा एक यही मैसेज है कि आप लोग रेगुलर पढ़िए, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए पढ़िए, मतलब आधा घंटा पढ़िए, 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर पढ़िए। एक साथ पढ़ने से क्या है ना, सैचुरेशन हो जाता है ब्रेन में, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा गैप ले लेकर पढ़ना चाहिए। लेकिन रेगुलर स्टडी जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 दिन लगातार पढ़ लिए फिर 5 दिन लगातार नहीं पढ़े। डेली पढ़िए, भले ही 1 घंटा पढ़िए सारे दिन, भले ही 2 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर रीडिंग हैबिट को मत छोड़िए। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।